अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 को ख़त्म कर लिया था। उसमें आखिरी टॉपिक हमने डिसऑर्डर्स ऑफ द गट पढ़े थे। अब हम फाइनली स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ट्रांसपोर्ट। तो बेटा, आप लोग मुझे बताओ, ट्रांसपोर्ट होती क्या है? ट्रांसपोर्ट होती क्या है? आप लोग क्लास 8 7 में पढ़ते हुए आए होंगे कि ट्रांसपोर्ट के मायने होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम किसका नाम देते हैं? ट्रांसपोर्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट का क्या लेना देना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट का ये लेना देना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनने वाली चीज़ पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मिसाल के तौर पे आपके स्टमक में फूड बनता है, आपके स्टमक में फूड बनता है और यही फूड आपकी ब्रेन में भी जाता है। मतलब फूड बनने से मुराद स्टमक से आपकी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब आपके पूरे जीआईटी सिस्टम से। स्टमक की जगह बेटर वर्ड होगा जीआईटी। जीआईटी सिस्टम से आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन होती है और वही डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में जाके होती है, इंक्लूडिंग ब्रेन। तो यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की, जहाँ पे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। पहले ये पिक्चर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बड़ी आसान सी पिक्चर है। एक जगह पे जिक्र हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन का, और एक तरफ जिक्र हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखें आप, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को जाने को हम क्या देते हैं नाम? डिफ्यूजन। ऐसी बात है ना कि मिसाल के तौर पे एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर भी सीढ़ी और एक नीचे भी सीढ़ी है। जो पहला फ्लोर था उसमें इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब और नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड वाले फ्लोर पे इतने सारे लोग नहीं खड़े हुए। अब वो लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ऑब्वियसली उनमें धक्कम पहल इतनी हो गई है कि वो पहले फ्लोर से होते हुए ग्राउंड फ्लोर में आ रहे हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसमें हम लो से हाई पे जाते हैं, लो से हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं। अब ज़रा बताओ, यहाँ पे तो हाई से लो जाने में कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी और यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा थी। तो इधर जाने में तो कोई मसला ही नहीं था, एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं थी इधर, क्योंकि सिंपल हाई से लो जाने में कोई एनर्जी नहीं लगती। जैसे आप लोग पहाड़ चढ़ते हो ना, पहाड़ पहाड़ पे आप ऊपर से जब नीचे आते हो, यहाँ से नीचे आते हो, तो आपकी एनर्जी इतनी नहीं लगती। ऑन दी अदर हैंड जब आप पहाड़ ऊपर चढ़ते हो, ऐसे जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपकी एनर्जी बहुत खर्च होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है, एनर्जी की। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस फॉर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लाइफ। बेसिकली यहाँ पे ये बताई जा रही है कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल से मुराद मतलब उनको कोई ना कोई सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, रिक्वायर्स अ नंबर्स ऑफ सब्सटेंस, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। जैसे कि खाना हो गया, हीट एनर्जी हो गई और डिफरेंट थिंग्स हो गई, ठीक है। अब वो ये सब्सटेंस कहाँ से लेते हैं, या ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते हैं? वो अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। जैसे खाना अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, या फिर अपनी ही बॉडी में प्रोड्यूस कर लेते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट हो गए, ठीक है। अब ये बॉडी में सिर्फ एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर बॉडी में एक जगह ही पर आ रहे हैं, वहाँ से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा जो फूड है हमारे जीआईटी सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में जब आता है, मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर, ये सब आ जाता है। इनको तो फूड मिल गया, पूरे जीआई सिस्टम को तो फूड मिल गया, पर क्या ब्रेन को मिला? नहीं। पर क्या हार्ट को मिला? नहीं। लंग्स को मिला? नहीं। लेग्स को मिला? अपर लिम, लोअर लिम को मिला? नहीं। तो वहाँ से हमारे पास क्या आता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किस फॉर्म में आता है? ब्लड की फॉर्म में। ब्लड ये सारी चीज़ें लेता है और जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरीके से हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेशन तो हो रही है, लंग्स को तो ऑक्सीजन मिल रही है उनकी दमादम किस्म की, पर क्या पूरी बॉडी में कहीं और ऑक्सीजनेशन हो रही है? नहीं हो रही। तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? सिमिलरली जिस तरीके से जीआई सिस्टम से फूड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, सिमिलरली लंग्स से जो जाने वाला ब्लड है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही है बच्चे? तो ये था हमारे पास ट्रांसपोर्ट का ओवरव्यू। पढ़ लेते हैं आगे। अगर तो अगर तो मिसाल के तौर पे, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिक्वायर्ड ऑर्गन इज स्मॉल, ऑर्गेनिज्म डज नॉट रीच एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट इफ द डिस्टेंस इज टू लॉन्ग, द ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली रिक्वायर टू डेवलप अ सिस्टम कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है कि मिसाल के तौर पे अगर तो फूड यहीं पे बन रहा है और जिस ऑर्गन तक फूड में जाना है वो बिल्कुल उसके साथ ही है, तो उधर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंसानों के केस में जहाँ पे हमारे पास फूड कहीं और बन रहा है, मतलब और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो उस केस में डेफिनेटली हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके जी, आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास ना एटलीस्ट ये दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गन वेयर दे रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कहाँ से? एनवायरनमेंट से किधर? ऑर्गन तक, जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो।
और ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट फ्रॉम सेल टू ऑर्गन्स वेयर दे रिक्वायर। जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं जैसे कि मेटाबोलाइट्स, उसको सेल से लेके जाते हैं कहाँ पे, ऑर्गन्स में, उन ऑर्गन्स में जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स के बारे में जिक्र किया गया है कि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल बायोमोलिक्यूल से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं इन्वायरमेंट से प्लांट के अंदर, इन्वायरमेंट से ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लांट के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे प्लांट की आपने जड़ें देखी होंगी ना, ये प्लांट की रूट्स हैं, ये ऊपर बड़ा दरख्त, ये बड़ा ऊपर तनावर दरख्त, नीचे उसकी इतनी ही बड़ी रूट्स हैं। ये रूट्स क्या कर रही हैं, एनवायरनमेंट से क्या एब्जॉर्ब कर रही हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ऐसा ही है। और ये जो लीव्स रखी, जो यहाँ पे लीव्स पत्ते रखे हुए हैं, ये सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करके आ जाती हैं बॉडी में, और ये बायोमोलिक्यूल्स वहाँ पे पहुँचा दी जाती हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, यानी किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। एनिमल्स ऑन दी अदर हैंड क्या होते हैं, हमारे पास हीटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको ब्लड में मिक्स करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वेयर दे आर रिक्वायर्ड, मतलब वेयर जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, मतलब पूरी बॉडी में ही ज़रूरत होती है इनकी। अब आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे। सॉल्ट्स इंटर प्लांट थ्रू रूट, बेसिकली हमारे पास पानी और जितनी भी नमकियात हैं वो प्लांट के अंदर एंटर करती हैं, कहाँ से, रूट्स के ज़रिए से, थ्रू रूट, ठीक है। तो हमें फिर रूट के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखना ज़रूरी है हमारे लिए। एक्सटर्नली बाहर से देखा जाए तो रूट के पास एक टिप है, ये जो आपको नज़र आ रही होगी, ये रूट की टिप है। एक सेकंड में और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अगर आप बाहर से देखेंगे, रूट के पास अपनी क्या है, टिप है, जो कि कवर है किससे, रूट कैप से। ये रही एक रूट की टिप, जो आपको पॉइंटेड सा एज नज़र आ रहा है, ये रूट की टिप है, और ये नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है रूट कैप, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन क्या है हमारे पास, रूट का हाईली ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या है, इससे छोटे छोटे से रूट हेयर्स निकले हुए हैं, ये आपको रूट हेयर्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, सही है। और ये रूट हेयर्स क्यों है, बेसिकली ये फाइन ट्यूब्यूलर आउट ग्रोथ है, जिसकी वजह से हमारे पास ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इंटरनली अगर हम अंदर से देखें, ट्रांसफर सेक्शन देखें, मिसाल के तौर में मेरे पास ये एक रूट थी, मैंने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, अब मैं इसके ये वाले स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ अंदर से, तो यह हमें क्या कैसे नज़र आएगी, तो यह हमें बाहर की तरफ हमें आउटर लेयर नज़र आएगी इसकी, ये आउटर लेयर किसकी, एपिडर्मिस की। बीच वाला पोर्शन में हमें क्या दिखेगा, ये वाला कॉर्टेक्स का, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सेलुलर लेयर्स हैं, सही है। आगे चलते हैं। वाटर आइंस अपटेक, द रूट एब्जॉर्ब वाटर, जो जड़ें होती हैं वो पानी और मिनरल्स को कैसे कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, सॉइल से, किससे, रूट एयर्स के ज़रिए से। दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई गेस मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस नहीं बताया है, ये शायद बता दिया है, लेट मी चेक, आई थिंक मैंने बताया होगा, चलो मैं फिर से बताता हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो होती है जिसमें हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें चली जाएँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे एक सेकेंड, इधर देखें, यहाँ पे चीज़ हाई कंसंट्रेशन में थी और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में, कुछ था ही नहीं, तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से चीज़ों ने मूव किया किधर, लो कंसंट्रेशन में। क्या इधर एनर्जी खर्च होगी, नहीं होगी, क्योंकि हाई टू लो जाने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। जिस तरीके से आप पहाड़ से नीचे उतरते हो, जिस तरीके से आप पहाड़ से नीचे उतरते हो तो आपकी कोई कद्दू एनर्जी खर्च नहीं होती, तो इसी तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। अब प्लांट में डिफ्यूजन कैसे होती है, प्लांट में ना बच्चे, प्लांट में ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ, ये है प्लांट की मेरे पास रूट्स, ये है मेरे पास प्लांट्स की रूट्स। अब यहाँ पर पड़ा हुआ है बहुत सारा सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट्स। क्या ये सॉल्ट्स प्लांट की रूट्स के अंदर होगा, आप बोलोगे नहीं सर, ये तो इतना सारा तो सॉल्ट्स नहीं होगा, इतना ज़्यादा मिनरल सॉल्ट तो प्लांट के अंदर नहीं होगा। मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, हाँ ब्लैक सही रहेगा। मतलब ये देखें, ये सारा पड़ा हुआ है क्या, बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स। अब मैं आपसे बोलूँ कि बताओ बच्चे, इतना सारा मिनरल सॉल्ट्स क्या प्लांट की बॉडी में होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने में हमारे पास एनर्जी खर्च नहीं होती। ये सारे मिनरल सॉल्ट्स क्या करेंगे, रूट्स के अंदर चले जाएंगे, थ्रू कौन से प्रोसेस के ज़रिए, थ्रू डिफ्यूजन के ज़रिए, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट, सही है। और इसी तरीके से मेरे पास जो वाटर है, वाटर रूट्स में हाई कंसंट्रेशन में या लो कंसंट्रेशन में, रूट्स में भी रूट्स में लो कंसंट्रेशन में, और ये जो सराउंडिंग पड़ी हुई है, जो जहाँ पे जड़ें मौजूद हैं ज़मीन के अंदर वाली जगह, यहाँ पे वाटर अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वाटर यहाँ से अंदर चला जाएगा, थ्रू कौन से ज़रिए से, थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। चलो फाइनली देख लेते हैं इधर
पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको पता चल गया, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ये हाई से लो कंसंट्रेशन में इजी चला जाएगा। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसमें हम लो टू हाई जाते हैं। जिस तरीके से पहाड़ चढ़ते वक्त आपकी जान निकलती है ना, ये पहाड़ ऊपर चढ़ते वक्त आपकी जान निकल रही होती है, तो इसी तरीके से लो टू हाई जाने में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ओके जी, ओके। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो शायद पढ़नी चाहिए हमें। ऑस्मोसिस क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर आपको समझ आ गया ना तो ऑस्मोसिस भी समझ आ जाएगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या आती है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की जगह सिंपल ये लगा दो, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल को लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने का नाम क्या है हमारे पास? ऑस्मोसिस। चलो पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पे बात की गई है कि रूट हेयर हमारे पास क्या है? लॉन्ग है, थिन है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यानी लॉन्ग है, पतला है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मैं इसको अंदर से देखूं तो इसके अंदर कोई ट्यूब जा रही होगी ऐसे। सही है बच्चे। और इसके आपने ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये हमारे पास सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जो हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रमोट करते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या प्रिवेंट करती है? सेल सेप, अ मिक्सचर ऑफ सेल सेप from leaking out. The cell sap has low tendency of water loss, that is water potential. Then the solution of soil, this process of water movement of अच्छा जी, ये पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इधर आई होप कोई पिक्चर पड़ी हुई हो, मैं आपको समझाता हूँ। ये है मेरे पास क्या? एक रूट, अंदर से ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? सेल सेप। क्या प्रेजेंट होता है? सेल सेप। अब ये सेल सेप ना सेल से बाहर नहीं जाता, मतलब इस रूट से बाहर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन इतनी थिक होती है कि ये बाहर जाने नहीं देती। ठीक है बच्चे। सराउंडिंग से अलबत्ता वाटर अंदर आ जाता है, अलबत्ता ये जो बाहर पड़ा हुआ वाटर है हमारे पास, रूट एयर के बाहर जो पड़ा हुआ है, ये वाटर अंदर आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है और हाई टू लो वाटर इजीली अंदर आएगा और रूट हेयर्स के ज़रिए इजीली प्लांट्स को मिल जाएगा। ओके ओके, है ये दिस प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ हाई वाटर प्रेशर है। ठीक है। अब जरा सुनना, जैसे वाटर अंदर आएगा एस्मोसिस के जरिए से, रूट हेयर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी? टर्जिड हो जाएंगी। टर्जिड मतलब उनके अंदर वाटर फिल हो चुका है, भारी हो जाएंगे। ठीक है, भारी हो जाएंगे। और इनके सेल सेप के साथ क्या मिल चुका है हमारे पास? मुझे शायद ना इसको दूसरे कलर से बनाना चाहिए था, जो बाहर का वाटर है। चलो ग्रीन ले लेता हूँ मैं। ये ग्रीन वाला ना बाहर जो रूट हेयर के बराबर में जो वाटर है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ज़रा सुनना, ये वाटर जैसी प्लांट के पास आएगा और रूट्स के अंदर जाने लगेगा तो सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? सेल सेप। सेल सेप इस वाटर के आने की वजह से क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। गाढ़े से क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। अब डाइल्यूट होने की वजह से ये वाटर को ईजिली आगे की तरफ पुश करेगा। मिसाल के तौर पे ये रूट्स है मेरे पास, एक सेकेंड, ये मेरे पास रूट्स है। अब वाटर टर्जिड होने की वजह से ये इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और फाइनली वाटर किसके अंदर एंटर कर जाएगा? हमारे पास जाइलम के अंदर एंटर कर जाएगा और ऊपर चला जाएगा प्लांट की बॉडी में। ठीक है। ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द सॉल्ट, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसको हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। ओके जी। अब बात करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट इट इज़ नेसेसरी दैट सॉल्यूट क्वांटिटी इन द सॉइल शुड बी लो। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि चीज़ों की क्वांटिटी हमारे पास लो होनी चाहिए, मतलब रूट्स के अंदर सॉल्यूट भी लो होना चाहिए और वाटर भी लो होना चाहिए, ताकि जो ज़मीन की जड़ें हैं, मतलब ताकि जो सॉइल है, सॉइल में मौजूद हाई कंसनट्रेशन में जो वाटर है और सॉल्यूट्स हैं वो ईजिली अंदर आ सकें। ओके जी। मिनरल ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास? प्लांट ऑल्सो रिक्वायर मिनरल्स, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्लांट को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट्स और फॉस्फेट। ये मिनरल्स हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन से आ सकते हैं, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सॉइल के अंदर आ सकते हैं। ये आप लोगों को पता होगी बात, क्या क्या होता है ये। अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की। बच्चे ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है हमारे पास? प्लांट्स जो होते हैं ना हमारे पास, कंटिन्यूसली हमारे पास वाटर से क्या वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। कुछ क्वांटिटी ना इसकी फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है और कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन में। जो जो रिमेनिंग वाटर बचता है ना इन दोनों काम के बाद, वो हमारे पास सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। टर्जिडिटी यानी भारीपन को। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में लॉस हो जाते हैं। सही है।
अब ज़रा सुनना, इसी वेपर्स की फॉर्म में लॉस को हम क्या कहते हैं? द लॉस ऑफ इंटरनल वाटर ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी लॉस ऑफ वाटर, पानी के जाना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, भाप की सूरत में, भाप की शक्ल में, कहाँ से? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से। एरियल पार्ट्स मतलब वो पार्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि पत्ते, लीव्स की ऊपर वाली साइड, यानी कि पत्ते लीव्स की ऊपर वाली साइड, जैसे ये लीफ की ऊपर वाली साइड है, ये स्टेम है जो हमें नज़र आ रही है, ये ऊपर वाली साइड है, देख रहे हो बच्चे? ये लॉस ऑफ वाटर, लीफ के ऊपर से पानी के जाने को इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स हमने क्या नाम दिया है? ट्रांसपायरेशन। अब यही पानी, यही वेपर जाके क्या बना रहे हैं? आपके क्लाउड्स। ओके जी। और ये ट्रांसपायरेशन, ये वाटर मॉलिक्यूल जाते कहाँ से? थ्रू थ्रू स्पेशल पोर्स, थ्रू स्पेशल पोर्स। और उस स्पेशल पोर्स के गार्ड कौन है? स्टोमेटा। मिसाल के तौर पे ये एक स्पेशल पोर है, इसके इसके गार्ड्स, ये गार्ड्स खड़े हुए, जैसे इन गार्ड्स का दिल करेगा ये बंद कर देंगे इस गेट को ताकि वाटर लॉस ना हो, और जब वाटर बहुत ज़्यादा होगा ये क्या करेंगे? गार्ड्स इस गेट को क्लोज कर देंगे। और ये गार्ड्स हैं कौन? ये गार्ड्स हैं हमारे पास स्टोमेटा। अब बात करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म। स्टोमेटा ओपन कब और क्लोज कब होता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है हमारे पास? सिंपल, हमारे पास चलो इन्होंने डायरेक्ट नहीं बताई बात, पहले इन्होंने स्टोमेटा का थोड़ा जिक्र किया है। स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, ठीक है, जो लीफ के ऊपर वाली साइड पे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस वाली साइड। मतलब अगर मैं एक लीफ ड्रॉ करूँ तो ये इसकी ऊपर वाली साइड है और ये इसकी नीचे वाली साइड है, ये इसकी ऊपर वाली और ये इसकी नीचे वाली, सही है। ऊपर वाली साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट है, मतलब पोर्स प्रेजेंट है। इन पोर्स के सराउंडिंग में क्या पड़े हुए? स्टोमेटा। जैसे ये एक पोर है, ये एक स्टोमेटा इधर, ये एक स्टोमेटा इधर, ये एक पोर है, एक स्टोमेटा इधर, एक स्टोमेटा इधर। ओके जी। आगे चलते हैं। ये सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, वाइल अदर एपिडर्मल सेल्स के पास नहीं होता, ठीक है। जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, किसकी? स्टोमेटा की, यही पोर्स की। और जो इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स है ना, वो थिन होती है, इलास्टिक होती है। अभी कुछ जनरल सी बातें लिखी हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ, द चेंजेस मतलब कौन चीज़ तय कर रही है हमारे पास कि क्लोज स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा? वो है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटा तब ओपन होता है जब हमारे पास गार्ड सेल क्या होते हैं? टर्जिड होते हैं, और क्लोज तब होता है जब गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं, यानी टर्जिड नहीं होते। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल हमारे पास किससे डिपेंड होती है, मतलब किस पर डिपेंड करती है? वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन इट, जो कि किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। यानी जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट उतनी बढ़ेगी। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जितनी बढ़ेगी, यानी गार्ड सेल उतने ज़्यादा टर्जिड हो जाएंगे। और जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं हमारे पास, स्टोमेटा क्या होता है हमारे पास? खुल जाता है, ठीक है जी। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ही क्या करवाती है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिटरमाइन करती है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उतना ज़्यादा होगा जितना स्टोमेटा ओपन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होगा, वाटर उतना ही लॉस होगा वेपर्स की फॉर्म में। स्टोमेटा जो है हमारे पास, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सुबह बहुत उससे हो रही होती है, बहुत ज़ोरों शोर से हो रही होती है, इसीलिए स्टोमेटा जो है हमारे पास टर्जिट रहते हैं। टर्जिट रहने की वजह से ये पूरा टाइम ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह के वक्त हमें ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और रात के वक्त ये क्लोज हो जाते हैं। हैंस जी। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है ना बच्चे हमारे पास, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है? ये हमारे पास लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को मेंटेन करती है, यानी वाटर को रिमूव कर देती है, और पीछे क्या होता है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे एक सेकेंड, आपने एक गिलास लिया, उस गिलास में आपने पानी भर दिया, ठीक है। जब आपने उस गिलास में पानी भर दिया और उसमें आपने एक चमचा नमक डाल दिया, सही है। अब ज़रा सुनना, अब आप जैसे जैसे क्या करोगे, उस गिलास से पानी को रिमूव करोगे और मज़ीद चम्मच और 2-3 चम्मच और नमक पे आप डालते जाओगे, तो आप क्या कर रहे हो? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहे हो, और एट द सेम टाइम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। तो ट्रांसपायरेशन में भी यही होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाटर होता है वो लॉस हो रहा होता है। ओके जी। प्लांट हमारे पास क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर। प्लांट हमारे पास क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर। ये वाटर एब्जॉर्ब करके जा रहा है कहाँ पे? लीव्स में। दिन के वक्त हो रही है फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस हो रही है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्टोमेटा टर्जिड हो रहा है। टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा खुल रहा है और हमारे पास वाटर वेपर्स लॉस हो रहे हैं। वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब ज़रा सुनना,
ये वाटर वेपर जो लॉस हो रहे हैं ना, पीछे ज़रा देखो कमी हो रही है। अब पीछे जैसे जैसे ये वाटर वेपर्स लॉस हो रहे हैं ना हमारे पास, यहाँ तक ये कमी जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। अब जैसे ये कमी रूट तक पहुंची ना कि यार यहाँ से भी वाटर जा रहा है, यहाँ से भी वाटर जा रहा है, रूट्स पे अब ये प्रेशर पड़ेगा कि यार वाटर तो बहुत तेज़ी से जा रहा है, हमें क्या करना होगा, तेज़ी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना होगा। तो यानी ट्रांसपायरेशन हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है रूट से। समझ आ रही है बात? जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से वाटर जा रहा है, इसकी कमी पूरी करने के लिए ज़रा देखो मैं समझाता हूँ दोबारा से। ये सरफेस के मॉलिक्यूल, ये सरफेस वाटर था, ये चला गया। अब ये सरफेस के पास तो वाटर चला गया, ये कहाँ से लेंगे, अपने पीछे से। अब इनके पास भी चला गया, ये कहाँ से लेंगे, अपने पीछे से। ये भी नीचे वालों से लेंगे। इनके पास से भी चला गया तो ये अपने नीचे वालों से लेंगे, और इनके नीचे कौन है, रूट्स। तो रूट्स हमारे पास बहुत तेज़ी तेज़ी से क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। टेम्परेचर ज़्यादा, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कहते हैं नमी को। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ, प्लांट के एनवायरनमेंट में वो ही नहीं है, सॉरी सूखा पड़ चुका है, ड्राई हो चुका है। अब अब प्लांट तो नहीं चाहेगा ना कि यार इस ड्राई सीजन में वो अपना पानी मज़ीद लूज़ कर दे। तो जैसे हमारे पास ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ट्रांसपायरेशन रुक जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पानी, प्लांट नहीं चाहता कि वो अपने अंदर का पानी लूज़ कर दे ऐसे समय पे जब उसको पानी ना मिले। और विंड क्या है हमारे पास, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेंगी उतनी ज़्यादा वाटर वेपर्स और बनेंगे, तो विंड के बढ़ने से हमारे पास ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगी। फाइनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे पास, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन क्या होगी, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारे पास डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी और ट्रांसपायरेशन हमारे पास बढ़ जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।